यस। वेरी गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जैसा कि आप सबको बताया था, मैंने एक नोटिफिकेशन डाला था सबके लिए कि आज मैं आपको एक बढ़िया डेमो और एक बढ़िया मैराथन देने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन पे ये क्लास है। हमारा टॉपिक रहेगा भारत छोड़ दो अंग्रेजों, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये इतना प्यारा टॉपिक है कि इसको पढ़ के सुन के आज आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपका और हमारा तालमेल बैठेगा, उतनी देर हम लोग जो है आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि मेरी ऑडियो वीडियो सबके पास क्लियर है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया रहेगा। यस, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। देखिए, परिस्थितियां क्या चल रही थी, आप सब लोगों के दिमाग में एक फिल्म की तरह सब सेट है। किन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने जब 1935 का अधिनियम लाए, फिर 36 में समाजवादियों का प्रभाव रहा था भारत की राजनीति पर। गांधी जी थोड़े से न्यूट्रल हो गए थे। 37 में फिर वो पोजीशंस अलग तरीके से चली। और फिर 38-39 का टाइम आया, आपने देखा इनके खिलाफ लीग ने एक्शन लिया। और तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम था। और ऐसी सिचुएशंस चल रही थी कि हम लोग अगस्त प्रस्ताव भी देखे, अंग्रेजों ने हमें एक प्रस्ताव रखा, फिर हम लोगों ने क्रिप्स प्रस्ताव पे भी बात की। और अब फाइनली जब दोनों ही बातें नहीं बनी, कल मैंने क्रिप्स प्रस्ताव आपको ढंग से पढ़ाया था काफी अच्छे तरीके से। तो आज हम बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक विस्तृत लेवल से हमने इस टॉपिक को तैयार किया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है। तो शुरू करते हैं, क्लास में बातें करते रहेंगे साथ साथ। और देखिए, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। डायरेक्टली इसमें ऐसा नहीं था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन आ गया हो। इस पे बहुत लंबा मंथन हुआ था कि जो आंदोलन हम करेंगे, उस आंदोलन का नारा क्या रहेगा। तो पहले तो इन्होंने एक नारा निकाला था, गेट आउट। जैसे कहते हैं ना, गुस्से में किसी को कहीं से भगाना होता है कि गेट आउट। तो गांधी जी ने इस पे आपत्ति जताई थी। पहले इसका जो आंदोलन था, उसका जो टाइटल था, वो भारत छोड़ो नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, आपने देखा होगा। सिचुएशन कुछ अलग थी। पहले इसमें कई सारे शब्द इसमें जो है समाहित किए गए थे कि हम लोग ये टाइटल रख सकते हैं या ये टाइटल रख सकते हैं। तो पहला टाइटल इन्होंने गेट आउट रखा था। तो गांधी जी बोले, यार ये तो ज्यादा टाइट हो जाएगा, गेट आउट तो मत बोलो इनको। गेट आउट तो ऐसे बोलते हैं बेइज्जती करके किसी को भगा रहे हैं। तो बहुत कुछ इसमें चला था जो आज आपको इस सेशन में पॉइंट टू पॉइंट सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। नहीं, गेट आउट रहा था टाइटल। अभी मैं पूरी यात्रा समझाऊंगा आपको। लेकिन टाइटल अब अंग्रेजों के लिए था, तो अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं हो सकता था। अंग्रेजों को समझाना तो अंग्रेजी भाषा में आसान था ना। तो गेट आउट टाइटल आया था पहले, लेकिन उसके लिए मना कर दिया गया। फिर उस टाइटल के आधार पे गांधी जी ने कहा था कि ये शब्द सही नहीं है। तो किस तरीके से फिर भारत छोड़ो जो है, ये शब्द आया, कहाँ से आया, ये किसने दिया, इस शब्द के जनक कौन थे। महात्मा गांधी नहीं थे इस शब्द के जनक, लेकिन नेतृत्व इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने दिया था। तो बड़ी अच्छी खबरें आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाली हैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ बेसिक सी बातें जो इस आंदोलन से रिलेटेड हैं। जैसे अगर हम इस पे बात करें, तो इसका प्रस्ताव तैयार करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रस्ताव तैयार किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, तो सारे काम छोड़ करके आज का ये सेशन देखें। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सारी चीज बताएंगे, मेहर अली के बारे में भी बताएंगे। ठीक है ना। प्रस्ताव को तैयार इन्होंने किया था। प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रस्ताव को पेश करने वाले भी जेएल नेहरू ही थे। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे।
नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। प्रारंभ 9 अगस्त से माना जाता है। कुछ किताबों में आपको 8 अगस्त दिया गया होगा। 8 अगस्त 9 अगस्त का क्या है मैं वो भी बता दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट। 9 अगस्त 1942 और स्थान था महाराष्ट्र का वर्धा आश्रम, जहां से इसको प्रारंभ किया गया था। इससे पहले की जो परिस्थितियां थी वो आप लोगों ने सब समझ रखी थी कि क्या हो रखा था, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ये सब आप लोगों ने समझ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। जब क्रिप्स प्रस्ताव भी फेल हो गया, कांग्रेस और लीग ने दोनों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकृत कर दिया था। तो सिचुएशंस क्या थी, गांधी जी ने सबसे पहले इनको एक वार्निंग दी थी। गांधी जी का पत्र निकलता था हरिजन। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में अंग्रेजों से भारत को छोड़ने की एक मांग उठाई थी सबसे पहले, और एक स्टेटमेंट जारी किया था उस हरिजन पत्रिका के माध्यम से कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, और यदि यह असंभव है कि तुम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, तो हमें अराजकता के इस भंवर में छोड़ के तुम चले जाओ, हमें तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने इस आश्रम से हरिजन पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले आउट किया था। तो गांधी जी ने क्या किया देखिएगा। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, और यदि यह संभव नहीं है तो हमें अराजकता के इस भंवर में छोड़ दो। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने सबसे पहले अपनी हरिजन पत्रिका में निकाल दिया था। ठीक है ना, आप नोट करते चलें फटाफट, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करने की थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखूंगा। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। गांधी जी ने 7 जून 1942 को एक स्टेटमेंट जारी किया, एक कथन कहा था। क्या कहा था कथन, कि हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। गांधी जी ने क्या कहा कि हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा, यह आकाश से नहीं टपकेगी। ये आजादी जो है वो आकाश से नहीं टपकेगी, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। इन्हीं परिस्थितियों में 7 जून के बाद समय थोड़ा सा आगे बढ़ा बच्चों। 14 जुलाई को 1942 में कांग्रेस के इस वर्धा आश्रम में इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया। लिख लीजिए जल्दी। कांग्रेस के वर्धा आश्रम में इन्होंने क्या किया, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में इन्होंने क्या किया, गांधी जी के इस संघर्ष के निर्णय की, कि अब हमें संघर्ष करना है, इसकी पुष्टि करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। गांधी जी ने कहा ना, 7 जून को गांधी जी ने एक कथन जारी कर दिया। गांधी जी कहते हैं कि हमें हमारी आजादी के लिए लड़ना है, और हमारी आजादी ऊपर से नहीं टपकेगी। तो फिर क्या हुआ, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, और बैठक आयोजित हुई थी वर्धा में, वर्धा आश्रम में इस डेट पर। और इस बैठक में दोस्तों इन्होंने एक निर्णय लिया
कि गांधी जी के संघर्ष पर एक प्रस्ताव पारित करना है। बातें अच्छे से समझ में आ रही है ना? कि ठीक है, गांधी जी अगर संघर्ष करने के तैयार है, भाई गांधी बाबा तो संघर्ष से बहुत बहुत दूर थे। अगर गांधी जी संघर्ष करने को तैयार हैं तो हम तो खुश हैं। आप सोचो, क्योंकि गांधी जी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं हम लोग। गांधी जी को हम एक सम्मान्य व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। गांधी जी को हम अपना एक बुजुर्ग देख रहे हैं। गांधी जी को अपन अपना एक मेंटोर देख रहे हैं। और अगर हमारा संरक्षक, हमारा मेंटोर ही हमसे ये कह देता है कि हम लड़ने को तैयार हैं, तो घर के छोटे जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, उनमें तो थोड़ा सा क्या आ जाता है, मनोबल आ जाता है। यस या नो बताइए, आ जाता है ना? चलिए, इसके बाद कहानी क्या हुई थी देखिए। अब सिचुएशन क्या हुई थी? गांधी जी के संघर्ष पर प्रस्ताव पारित करने हेतु कांग्रेस की वर्धा समिति की कार्य समिति की वर्धा आश्रम में क्या किया, मीटिंग आयोजित की गई थी। और उसी मीटिंग में जो है इस संघर्ष के निर्णय की पुष्टि की गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है ना? इसी जगह क्या हुआ, इसी जगह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है भाई। अब जब कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो प्रस्ताव के पारित होने के साथ में क्या होता है, विरोधी खड़ा होना स्वाभाविक था। विरोधी स्वाभाविक था। विरोधी तो स्वाभाविक थे, हर जगह होते हैं विरोधी। तो इन विरोधियों को चुनौती देते हुए गांधी जी ने यही कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन क्या कर सकता हूं, खड़ा कर सकता हूं। तुम जो विरोध कर रहे हो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो गांधी जी ने क्या कहा था, विरोध स्वाभाविक था। तो इन विरोधियों को गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना, गांधी ने कहा, विरोधियों से कहा, क्या कहा, कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। क्या समस्या है तुम लोगों की? लिखते क्यों नहीं हो तुम लोग? बैक 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 बैक, कितनी देर बैक गियर में रखोगे इस गाड़ी को? आगे बढ़ने दो, टॉपिक लंबा है, थोड़ा स्पीड इसलिए जरूरी है। लिख लिया? यही परिस्थितियां चल रही थी, घटनाक्रम आगे बढ़ रहे थे। आप लोगों ने समझा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये लोग पारित कर रहे हैं, और पारित करने के साथ साथ सिचुएशंस आगे बढ़ रही है। ठीक है ना? गांधी जी ने ऐसा कह दिया। फाइनली जून में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया। जुलाई में 14 जुलाई को इसका प्रस्ताव वर्धा आश्रम में रखा गया। और सिचुएशंस धीरे 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 क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब क्या हुआ, 1 अगस्त का दिन था। आपको याद है कि इतिहास में 1 अगस्त कल परसों ही निकला है। इस दिन ये लोग तिलक दिवस मनाते थे। 1 अगस्त 1942 को मौका था तिलक दिवस का। इलाहाबाद में नेहरू जी थे, और इलाहाबाद में नेहरू जी इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अब आग से खेलने जा रहे हैं। हम अब आग से खेलने जा रहे हैं। हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरा उत्तर क्या है, कि संघर्ष, संघर्ष और निरंतर संघर्ष, यही मेरा उत्तर है। किसके लिए? क्रिप्स के लिए। और यही मेरा उत्तर है किसके लिए? एमरी के लिए। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पता नहीं यार विरोधियों में प्रमुख कौन था, पीएचडी कर लेना तुम इस पे जाके।
तो आगे बढ़ते हैं। ये फ्री क्लास देने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, समझ रहे हो ना आप लोग। अब क्या हुआ, धीरे धीरे तिलक दिवस 1 अगस्त 1942, इस दिन क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में एक भाषण दे रहे थे। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे, इन्होंने कुछ कथन जारी किए यहां से। और क्या कथन था इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू का, उसको समझिएगा। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही थी कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हम पर भी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरा उत्तर संघर्ष और निरंतर संघर्ष रहेगा। क्रिप्स और एमरी को। ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इस सिचुएशन में ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा था। ये डेट 1 अगस्त की है। 1 अगस्त के बाद क्या हुआ था, आपको याद होना चाहिए, मैंने लास्ट स्लाइड पे एक चीज लिखाई है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। यहां पर एक शब्द को हटा दो, या तो लिख सकते हो आप ये प्रस्ताव रखा गया, है ना, क्योंकि ये आगे पारित होगा अभी, यानी इस पर निर्णय फाइनली नहीं हुआ था। प्रस्ताव रखा गया, यहां ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, कि भाई ये काम करना है। तो सिचुएशंस ऐसी आ रही थी। और फिर 7 अगस्त के दिन इन्होंने मुंबई में जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां पर अबुल कलाम अध्यक्षता कर रहे थे एक कार्य समिति की बैठक की। उस बैठक का इन्होंने क्या किया, आयोजन किया था सबसे पहले। तो 1 अगस्त के बाद ये 7 अगस्त पे पहुंचे। 7 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में फिर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। और उस आयोजन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। इस कार्य समिति की बैठक में 7 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें 14 जुलाई को जो वर्धा में बैठक हुई थी उस वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। जो वहां प्रस्ताव रखा, यहां उस पर मोहर लगा दी गई। और उसी समय इसी कार्य समिति की बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है यहाँ पर पारित किया गया था। फिर ये जब इन्होंने पहले तो सबमिट किया था, फिर इसमें कुछ संशोधन हुए। संशोधन होने के बाद देन 8 अगस्त 1942 को इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, स्वीकार किया गया था। और फिर 8 अगस्त से ही आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ऐसी सिचुएशंस यहां पर रही थी। तो फिर क्या हुआ, 7 अगस्त 1942 कांग्रेस कार्य समिति की अगली बैठक। कांग्रेस कार्य समिति की अगली बैठक। और भैया इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में 14 जुलाई 1942 के वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। क्या कर दिया, वर्धा प्रस्ताव, एमरी, क्रिप्स के आगे एमरी लिखा है,
कांग्रेस कार्य समिति की अगली बैठक, इस टॉपिक के अलावा कोई भी स्टूडेंट पूरी क्लास में कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे बात होगी। सारी चीजें क्लास के बाद, आपके पास मेरा नंबर है, आप करिएगा मुझे। जल्दी से लिखें फटाफट इसको। 7 अगस्त 1942 का दिन आया, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। और दोस्तों उस दिन 7 अगस्त 1942 को बर्दा प्रस्ताव की क्या कर दी गई, पुष्टि कर दी गई थी। और बर्दा प्रस्ताव की जब पुष्टि कर दी गई, तब नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तब नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, रखा। जब इन्होंने प्रस्ताव रखा तो इसमें कुछ संशोधन हुए। कुछ क्या हुए, इसमें संशोधन हुए। और कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार किया गया और आंदोलन की शुरुआत हो गई। क्या हो गया, 8 अगस्त 1942 को इसको स्वीकार किया गया और 8 अगस्त 1942 को इसको क्या कर दिया इन्होंने, निश्चित तौर पर ऐसा सिचुएशन कर दिया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। इस समय सरदार पटेल जो थे वो जेल में बंद थे, ठीक है ना। सरदार पटेल जेल में थे, लेकिन जेल से उनको छोड़ दिया गया था। तो सरदार पटेल ने भी यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया था। सरदार पटेल के बारे में हम बात करेंगे, सुनिएगा। 8 अगस्त को ये आंदोलन कागजी कार्यवाही में प्रारंभ हुआ। एक्चुअल वे में ये 9 अगस्त से प्रारंभ होगा। यहां आंदोलन स्वीकार किया गया, आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय फाइनली हो गया और आंदोलन के तहत जो एक्टिविटीज हैं वो 9 अगस्त से स्टार्ट होंगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड पे 9 अगस्त लिखाया था आपको, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाते हैं आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए क्या कह रहा है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में लिए चलते हैं हम आपको एक बढ़िया व्यक्तित्व, सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल ने इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया था। हुआ यूं था कि ये अहमदनगर की जेल में बंद थे। सरदार पटेल कहां थे, अहमदनगर जेल में थे, ठीक है ना। और इनके साथ में कुछ अन्य नेता भी थे। अन्य लोग भी थे। तो इनको क्या कर दिया गया था, 16 जून 1945 को अंग्रेजी सरकार ने रिहा कर दिया था। जेल से रिहा कर दिया था। अब जेल से क्यों रिहा किया था, 16 जून 1945 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या था, गांधी जी वगैरह भी थे इस टाइम पर जेल में, उनका भी क्या है थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था गांधी जी का। तो इस समय क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए इन्होंने क्या किया था, हाँ 1942, सॉरी कोई बात नहीं, वो कॉमन सेंस की बात होती है। 1942 तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यहां पर जब ये सरदार पटेल जेल से बाहर आ गए, तो सरदार जी ने जेल से बाहर आकर के एक तो सबसे पहले क्या किया था, भारत नहीं, सरदार पटेल ने जेल से आकर
भारत नहीं बल्कि भारत नहीं बल्कि एशिया छोड़ो, भारत नहीं बल्कि एशिया छोड़ो का नारा बुलंद किया था। तो ये आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, ये नारा भारत नहीं बल्कि एशिया छोड़ो, ये नारा किसने बुलंद किया था? सरदार पटेल ने। ठीक है ना? और इसी टाइम पर सरदार पटेल ने और भी एक दो स्टेटमेंट दिए थे, इनके बारे में भी मैं आपको लिखा देता हूं, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इन्होंने कहा था कि जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही होता है। अब ये तो तय करना है आपको कि आप कायर की मौत मनेंगे। बेटा, सरदार पटेल को और उनके साथ कई सारे नेता थे, उनको रिहा किया गया था, ठीक है ना? तो कायर की मौत मरने से क्या होता है, वीर पुरुष की तरह मरना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? मरना ही होता है। लेकिन कायर की मौत मरने की अपेक्षा कायर की मौत मरने की अपेक्षा वीर पुरुष की भांति मरना चाहिए। क्या है ये? सरदार पटेल का स्टेटमेंट था, ठीक है ना? सरदार पटेल ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि वैधानिक यदि आप वैधानिक शक्तिमता के साथ उनका समर्थन कर सकें, यदि आप वैधानिक शक्तिमता के साथ उनका समर्थन कर सकें, तो आप महान राष्ट्रीय विभूति बनकर रहेंगे। तो आप महान राष्ट्रीय विभूति बनकर रहेंगे। ठीक है ना? राष्ट्रीय विभूति बनकर रहेंगे। और यदि और यदि और यदि संगठित जन निर्णयों के साथ रहे, और यदि जन निर्णयों के साथ रहे तो निर्वाचित पुरुषों के विश्व इतिहास में या विश्व इतिहास के निर्माताओं में आपका नाम अमर रहेगा। पुरुषों के विश्व इतिहास के निर्माताओं में आपका स्थान अमर रहेगा। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि हम बीच से बीच कहां चले गए, हम कहीं गए नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? लोगों को जागृत तो करना पड़ेगा ना पूरे देश में से कि भारत छोड़ो आंदोलन तुम अकेले चला लोगे। हर जगह हर शीर्ष के नेता ने भाषण दिए, जनसभाएं की, लोगों को एकत्रित किया, मोटिवेट किया। ये उसी का अंश है। ये क्या कह रहे हैं सरदार पटेल? अंग्रेजों से आकर इन्होंने ये कह दिया कि भारत नहीं बल्कि इंडिया, वो एशिया छोड़ो। तो ये नारा इन्होंने दिया और लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही होता है, लेकिन कायर की मौत मरने की अपेक्षा वीर पुरुष की भांति मरना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि यदि आप वैधानिक शक्तिमता के साथ उनका समर्थन कर सकें तो आप एक महान राष्ट्र विभूति बनकर के उभर जाएंगे।
लेकिन अगर आप संगठित जन निर्णय हो, जैसे हमारी कांग्रेस के साथ हम आंदोलन चला रहे हैं और तुम इसमें शामिल होगे, तो निर्वाचित पुरुषों के विश्व इतिहास के निर्माताओं तुम्हारा क्या रहेगा? नाम रहेगा। ठीक है ना? तो ये सारी सिचुएशंस थी। इसी जगह हम या तो क्या होंगे, आजाद होंगे, हम या तो क्या होंगे, भारत को आजाद कराएंगे, या फिर इस प्रयास में हम अपनी जान दे देंगे। अब विश्व युद्ध की परिस्थितियां तो चारों तरफ घटित थी। विश्व इतिहास का तो क्या है इसमें, चारों विश्व युद्ध जो चल रहा था सेकंड, उसी टाइम पर थी। अब इसी टाइम पर क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। बिहार में एक जगह पड़ती है, इसी समय बिहार में एक जगह पड़ती है, क्या, भागलपुर। इस भागलपुर में क्या हुआ था, एक उत्पाती कोई व्यक्ति था, उसने पटाखे छोड़ दिए थे। आकाश में उसको गिद्ध दिखाई दे रहे थे, तो गिद्धों को देख करके उसने पटाखे छोड़ दिए थे। और जैसे ही पटाखों की आवाज चारों तरफ फैली थी, तो जापानी हमले का आतंक चारों तरफ फैल गया था कि भारत पर जापान ने क्या कर दिया है, हमला कर दिया। और जापान, मैंने क्रिप्स प्रस्ताव से पहले बताया था कि चारों तरफ युद्ध जीतता जा रहा था, जापान को रोकना उस समय नामुमकिन हो रहा था। तब उन्हीं परिस्थितियों में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा और चीन के राष्ट्रपति के द्वारा चर्चिल को भेजा गया था भारत को स्वतंत्रता के लिए एक पैगाम, जो हमने कल के कृष्ण प्रस्ताव में पढ़ा था। यही परिस्थितियां थी। तो इन्हीं परिस्थितियों में बिहार के भागलपुर में आसमानी गिद्धों को देखकर एक शरारती व्यक्ति के द्वारा क्या हुआ था, पटाखे छोड़ दिए गए। जाने से क्या हुआ, जापानी हमले का आतंक चारों तरफ फैल गया कि साहब जापान ने क्या कर दिया, हमला कर दिया था। ठीक है ना? इसी समय एक और मेन पॉइंट लिख लेना इसमें नोट डाल करके। अमेरिकी राष्ट्रपति, कल मैंने बताया था आपको, क्या नाम था इनका, रूजवेल्ट। इनका एक प्रतिनिधि था जो 1942 में क्या आया था, कर्नल जॉनसन नाम से। इनका एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था कर्नल जॉनसन। ठीक है ना? ये प्रतिनिधि 1942 में भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए दिल्ली आया था। जल्दी से लिख डालो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे।
कोई बात नहीं, मैंने म्यूट कर दिया था। सबसे पहले अगस्त क्रांति के खिलाफ कई नारे प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है ना, जिनमें से एक नारा था गेट आउट, लेकिन गांधी जी ने इसे ज्यादा कठोर कहते हुए खारिज कर दिया। गांधी जी ने कठोर बताते हुए खारिज कर दिया, ठीक है ना। इसी समय क्या हुआ था, आ, सी राजगोपालाचारी के द्वारा सी राजगोपालाचारी द्वारा रिट्रीट एंड विड्रॉ का नारा दिया गया था। सी राजगोपालाचारी ने एक नारा दिया था इस समय, रिट्रीट एंड विड्रॉ, ठीक है, लेकिन यह भी मंजूर नहीं हो पाया, लेकिन यह भी मंजूर नहीं हो पाया। लेकिन यह भी मंजूर नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब चलिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी लिखो इसको। यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, ठीक है ना। आगे बढ़े, यूसुफ मेहर अली आप लिख लीजिएगा हेडिंग बना के, फिर इनके नीचे इनके बारे में लिखेंगे। जल्दी बताओ, फटाफट लिख लिया क्या? यस। देखिए, यूसुफ मेहर अली के नीचे लिखना 8 बार स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स बनाएंगे इनके। सेकंड पॉइंट्स बनाओ इनका, अ ट्रिप टू पाकिस्तान, द प्राइस ऑफ लिबर्टी, द प्राइस ऑफ लिबर्टी, और अंडरग्राउंड मूवमेंट। ये सब इनकी बुक्स थी। क्या लिखा? अ ट्रिप टू पाकिस्तान, द प्राइस ऑफ लिबर्टी, अंडर ग्राउंड मूवमेंट्स, ये सब इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। बेटा इतना पीछे मत रहो, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी। ओके, देखिए, तो इसके अलावा अब इनके बारे में बात करेंगे। ये 1942 में जेल में थे, ठीक है ना। और जेल में थे, जेल में भी इनके पास दो चीजें थी। ये तत्कालीन समय में बंबई से निर्वाचित मेयर थे, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता थे।
अच्छे लेवल के नेता थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ था, इन्होंने क्विट इंडिया, भारत छोड़ो के नारे की रचना की थी। जो महात्मा गांधी ने बनाया गया, जो महात्मा गांधी के द्वारा अपने आंदोलन का शीर्षक बनाया गया। और एक विशेष नोट डाल के ये लिख देना कि साइमन गो बैक नारा भी यूसुफ मेहर अली ने रचा था। तो गेट आउट और रिट्रीट एंड विड्रो जैसे नारों को परास्त करते हुए एक नारा चूज किया गया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और वो किसने दिया? साइमन गो बैक के रचयिता यूसुफ मेहर अली ने दिया। यूसुफ मेहर अली के बारे में हमने 4-5 अच्छी अच्छी बातें जान ली। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। जल्दी से लिख डालो। ओके, आगे बढ़े। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य या फिर कारण, उद्देश्य ही मान लेते हैं, कारण अलग चीज हो जाएगी, ठीक है ना। आंदोलन को शुरू करने के उद्देश्य, फर्स्ट, भारत से विदेशी सत्ता का अंत। सेकंड, भारतीयों को किसी भी संकट के लिए सशक्त एवं जागरूक बनाना। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां थी, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता था। थर्ड पॉइंट, सांप्रदायिक एकता स्थापित करना। फोर्थ पॉइंट, एशिया के सभी औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग करना। ये क्या है देखो, एक्चुअली
आज भी क्लास में एक दो बच्चा तो ऐसा होगा जो इस वर्ड्स का मीनिंग बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहा होगा। अब उसने 5वीं 6वीं क्लास से जब एसएसटी पढ़ना स्टार्ट किया, हिस्ट्री से जब उसका वास्ता हुआ, पहली बार जब उसने अपनी स्कूली एजुकेशन में ये शब्द सुना होगा, तो उसको हाल ही समझ नहीं आया होगा। अगर उसमें लाइन को ऐसे लिख देता कि एशिया के सभी गुलाम देशों की स्वतंत्रता में सहायता करना, तो नहीं चलता क्या, बताइए आप? फिट बैठता कि नहीं बैठता? एशिया के सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुलाम देशों की स्वतंत्रता में सहायता करना, तब भी तो ये सेंटेंस फिट ही बैठ रहा था ना अपनी जगह। लेकिन चूंकि इतिहासकार तो उनके थे, शब्द ऐसे ऐसे यूज किए उनके लिए कि हाल ही तो बहुत सारे बच्चों के समझ में तो बाद में आया कि औपनिवेश का मतलब क्या है। तो केवल यही चीजें हैं, बस थोड़ा सा चीजों को आप मैनेज करेंगे तो सब हो जाएगा। औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग करना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करना, और छठवां, स्वतंत्रता के बाद सभी देशों में घोषित लोगों के लिए धार्मिक, घोषित सभी लोगों के लिए धार्मिक और नैतिक नेतृत्व स्थापित करना। लिख लीजिएगा। अच्छा, इस शब्द के पीछे पिट चुके हो तुम। हाँ, ऐसा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। ये गांधी जी के कुछ उद्देश्य थे, कारण भी थे कुछ। क्रिप्स मिशन की असफलता, बर्मा से आए भारतीय शरणार्थियों से भेदभाव किया जाना, पूर्वी बंगाल में आतंक का वातावरण था, कीमतों में वृद्धि हो रही थी, जापानी आक्रमण का भय था, ये सब कारण थे और ये गांधी जी के उद्देश्य थे। तो कारण लिखेंगे या स्किप कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कारण, तो आप तो आगे लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या था कि यह जो आंदोलन था, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 6 चरणों में पूरा हुआ। अब 6 चरणों में ये कैसे पूरा हुआ, इसको हम लोग एक एक करके वास्तविक तौर पे आंदोलन तो अब हम शुरू कर रहे हैं। कारण लिखा देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, दोबारा लिख लेना, इसको नीचे से लिख लो। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। फर्स्ट, क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता बर्मा से आए भारतीय शरणार्थियों से भेदभाव। थर्ड लिखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है, पूर्वी बंगाल में आतंक का वातावरण। फोर्थ लिखिएगा, जापानी आक्रमण का भय। और फिफ्थ लिखिएगा, कीमतों में वृद्धि
और 6 नंबर पे लिखिएगा अंग्रेजों की अपराजेयता का मिथक जो था वो टूट चुका था, कि अंग्रेजों को नहीं हराया जा सकता। अंग्रेज विश्व युद्ध में लगातार हार रहे थे। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो अंग्रेज, ऐसा भारत के लोगों के दिमाग में एक मिथक बना हुआ था कि अंग्रेजों को पराजित नहीं किया जा सकता, ये पावर है। तो कुछ आंदोलन के क्या है, रीजंस थे, ये एक एक पॉइंट लिख लो। अब इनकी डिटेल भी लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। भाई बर्मा से आए हुए शरणार्थियों का मतलब ये, बर्मा में क्या है, जापान ने हमला कर दिया था। तो जापान ने जब बर्मा को कैप्चर कर लिया था तो बर्मा के जो लोग हैं वो भारत में आ गए थे भाग करके शरणार्थियों की तरह। और वो लोग पूर्वी बंगाल में ही जाकर के रुके थे। और जब वो लोग वहां रुके थे तो फिर वहां आतंक का वातावरण बना हुआ था। वहीं मैंने आपको बताया कि जो है, क्या कहते हैं, ये जापानी खतरे का भय बना हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे भारत छोड़ो आंदोलन के, लिख लीजिए। कोई बात नहीं, अब इनको मैं मिटा देता हूं और अपन बात कर लेते हैं फाइनली किस पे, भारत छोड़ो आंदोलन के इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने जो बात की थोड़ी देर पहले आपसे, कि 7 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में इनकी मीटिंग हुई। अब ये जो आंदोलन है वो 6 चरणों में कैसे आगे बढ़ेगा उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 7 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में इनकी मीटिंग हुई। 8 अगस्त 1942 का दिन कांग्रेस का वही मुंबई वाला ग्वालियर टैंक मैदान था। अधिवेशन हुआ और उसी 8 अगस्त के अधिवेशन में आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। इसके ड्राफ्ट को सम्मुख रखा सबके, उसको स्वीकार किया गया। इससे पहले महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा ही एक प्रस्ताव और अस्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, फिर दूसरा प्रस्ताव आया। तो मैंने वहां भी लिखाया था कि संशोधनों के बाद इसको प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। तो पहले जो नेहरू ने प्रस्ताव दिया वो स्वीकार नहीं हुआ, कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। फिर सेकंड में जो आया तो उसको स्वीकार किया गया था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से अब मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। क्या हुआ था, अब मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। इसको लिख करके आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त मुंबई 1942, मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, जेएल नेहरू द्वारा प्रस्ताव रखा गया। ये सब मैं पहले लिखा चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। संशोधनों के बाद पारित हुआ। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि अब संपूर्ण आजादी से कम मैं किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। अब संपूर्ण आजादी से कम मैं किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं नहीं हो सकता किसी भी चीज से संतुष्ट, अब मुझे संपूर्ण आजादी चाहिए। आप लोग नमक टैक्स
आप लोग नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव देंगे। शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव देंगे। लेकिन मेरे शब्द होंगे, मेरे शब्द होंगे क्या, क्या आजादी से कुछ भी नहीं। मेरे शब्द होंगे कि आजादी से कम कुछ भी नहीं। ये गांधी जी ने कहा था। चलो मैं तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूं, करो या मरो। यही कहा था इसी समय। चलो मैं तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूं, डू एंड डाई, करो या मरो। बात समझ में आ गई सबके? लिखिए फटाफट। देखो आज 50 बच्चे क्लास देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं आते हो तुम लोग रोज क्लास में? क्यों भाई? गांधी जी ने इस जगह यह भी कहा था कि हो सकता है कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहे कि अंग्रेजों की जो सरकार है वो हमें ये आंदोलन नहीं करने दे। लेकिन आप लोगों को कांग्रेस की नीतियों की परिधि में रह करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का, आंदोलन को संचालित करने का तरीका स्वयं ढूंढना होगा। और इस प्रयास में या तो हम भारत को आजाद करा देंगे या हम खुद दिवंगत हो जाएंगे। या तो हम भारत को आजाद करा देंगे या हम खुद दिवंगत हो जाएंगे। विश्व युद्ध की स्थिति में हो सकता है ब्रिटिश सरकार हमें आंदोलन ना करने दे। हमें आंदोलन ना करने दे। लेकिन आप सबको कांग्रेस की नीति की परिधि में रहते हुए स्वतः आंदोलन को संचालित करना है। इस प्रयास में या तो हम दिवंगत होंगे या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या दिवंगत होंगे। 70 मिनट का एक लंबा भाषण था ये। 70 मिनट का एक लंबा भाषण जो गांधी जी दे रहे हैं।
और इस भाषण को देख करके गांधी जी के एक समर्थक थे, इसे देखकर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि आज गांधी जी कैसे लग रहे हैं? आज गांधी जी एक ईश्वर के प्रारूप में लग रहे हैं। आज गांधी जी पैगंबर तथा ईश्वर की किसी प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर के बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि आज गांधी जी पैगंबर या किसी ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होकर बोल रहे थे। 1 घंटा हो गया, हमें पता नहीं चला कहां निकल गए सब। कार्यक्रम घटनाक्रम ऐसा लग रहा है आप सब आंदोलन में ही है, टेंशन मत लो। ऐसा हुआ कि गांधी जी ऐसे बोल रहे थे कि मतलब बहुत ओजस्वी भाषण था गांधी जी का, बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। 9 अगस्त 1942 का दिन आया। आंदोलन को विफल करने के लिए, एक सेकंड पानी पीना पड़ेगा। 9 अगस्त 1942 का दिन आया। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, भयभीत हैं वो, एक तरफ तो विश्व युद्ध से और दूसरी तरफ भारत में घटित होने वाले इस युद्ध से। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो ए ग्रेड के नेता थे सबको पुलिस ने उठा लिया और गिरफ्तार कर दिया। ठीक है ना? यस, सुनिएगा। तो 9 अगस्त 1942 को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी, नेहरू, अबुल कलाम, गांधी, नेहरू, अबुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम, नेहरू, गांधी, सरोजनी नायडू आदि, ये सब उठा लिए और इनको उठा करके कहां ले गए? इनको उठा करके जेल में ले गए। ठीक है ना? देखिए अब इसमें से क्या किया इन्होंने। इन्होंने गांधी, कस्तूरबा, महादेव देसाई, गांधी जी के सचिव थे, और सरोजनी नायडू, इन चारों को उठा करके
क्या कर दिया, इन चारों को उठा करके ले गए और पूना के आगा खां पैलेस जेल में बंद कर दिया। इन चारों को पूना के आगा खां पैलेस जेल में बंद कर दिया। हो गया, क्या हो गया, आंदोलन समाप्त। ठीक है ना दोस्तों। इसी आगा खां जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। कस्तूरबा गांधी की, यहीं पर गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। और यहीं पर महादेव देसाई की भी मृत्यु हुई थी। यहीं पर महादेव देसाई की भी मृत्यु हुई थी। और जब इन दोनों की मृत्यु हो गई तो यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना। लिख लो फटाफट। इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु हो गई तो गांधी जी क्या है, परेशान थे, आमरण अनशन करेंगे। गांधी जी क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन जब करेंगे गांधी जी तो अब अंग्रेज क्या होंगे, घबरा जाएंगे। और जब अंग्रेज घबरा जाएंगे तो लॉर्ड लिनलिथगो एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, ऑपरेशन रूबिकॉन। आपने सुना होगा, नेट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन। गांधी जी के आमरण अनशन को देखते हुए, उनकी संभावित मृत्यु को लेकर के, कि कहीं बुड्ढा मर ना जाए, हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी ना हो जाए, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने ऑपरेशन रूबिकॉन संचालित किया था। गांधी जी के इस ही भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत आने वाली चीजों में ये शामिल रहेगा। तो बात क्लियर, समझ में आ गई आपके, आगे बढ़े चलिएगा। इसमें दोनों की मृत्यु हो गई थी। अब क्या हुआ था, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। और गांधी जी के इस आमरण अनशन से यदि उनकी संभावित मृत्यु होती है, यदि गांधी जी की क्या होती है, संभावित मृत्यु होती है, तो इसकी सूचना देने के लिए क्या हुआ था, एक ऑपरेशन संचालित किया गया था, रूबिकॉन। याद रखेंगे ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है। भाई गांधी जी अगर जेल में मर जाएं, गांधी जी अगर जेल में मर जाएं तो उसकी सूचना बाहर नहीं फैलनी चाहिए, उसकी सूचना हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू पहले अहमदनगर जेल में रखे और बाद में अल्मोड़ा जेल शिफ्ट कर दिए। ठीक है ना। अहमदनगर जेल रखे और बाद में अल्मोड़ा जेल शिफ्ट कर दिए थे, याद होगा। इसी अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी अहमदनगर जेल में, यही इसी दौरान इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये पहले अहमदनगर जेल में रखे गए, बाद में इनको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को अपने जोशीले भाषण के कारण सरदार पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अपने जोशीले भाषण के कारण सरदार पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अपने जोशीले भाषण के कारण सरदार पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अपने जोशीले भाषण के कारण सरदार पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था।
इनको भी अहमदनगर जेल में रखा गया था। इनको कहां रखा गया था? अहमदनगर जेल में रखा गया था। जल्दी से लिख लो फटाफट। चलो, अहमदनगर जेल में रखा गया था। लिख लिया यहां तक सबने? ओके। राजेंद्र प्रसाद, इनको रखा गया था कहां पर? बांकीपुर जेल में। ये बिहार में पड़ती है। बिहार, और बिहार की बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसके अलावा और कौन सा व्यक्ति था? अबुल कलाम आजाद, इनको रखा गया था बांकुड़ा जेल में। एक व्यक्ति और था, जयप्रकाश नारायण, इनको रखा गया था हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण कहां पर बंद है? हजारीबाग जेल में बंद है। यस, वेरी गुड। तो भाई साहब क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, ठीक है ना? तो ये तो ए ग्रेड के नेता थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? कांग्रेस के द्वितीय श्रेणी के नेता, जिनमें जैसे कि राम मनोहर लोहिया आ जाएंगे, ठीक है ना? जिसमें कि जैसे अच्युत पटवर्धन आ जाएंगे, ठीक है ना? जिनमें कि जैसे अरुणा आसफ अली आ जाएंगी, जिनमें कि जैसे उषा मेहता आ जाएंगी, आदि। और भी थे इन लोगों के साथ, पर मेन मेन हमने तीन चार नाम समझ लीजिए। गीता, तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या है, कम लिखती हो बच्चों की तरह, लिखो जल्दी। बहुत लोग थे, रामपुरुष बेनीपुरी थे, एस एम जोशी थे, शिव कुमार थे, बहुत थे। मेन मेन की बात करेंगे ना। 60,000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लिख लिया क्या? आदि ने भूमिगत रहकर आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। ठीक है भाई साहब?
अरुणा आसफ अली को गांधी जी ने झांसी की रानी कहा था? अरुणा आसफ अली को इन्होंने झांसी की रानी कहा था। आगे बढ़े। अब भारत की जनता ने लोगों ने स्वयं आगे आकर अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि अब उन्हें अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कि अब उन्हें अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंजलि शुक्ला लिखो। सिचुएशंस बहुत भयावह हो रही थी। नेता शीर्ष के हमारे जेल में बंद हैं, नेता बी ग्रेड के हमारे छुप गए आंदोलन में, वो दिखाई नहीं दे रहे, भूमिगत हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में जनता आगे आ गई। जनता ने अंग्रेजों को ये साबित कर दिया कि हम अब तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब अंग्रेजों को जनता ने ये साबित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन, और लगभग 31 दिसंबर 1942 तक ही अगर मैं बात करूं, इस आंदोलन के तहत 31 दिसंबर 1942 तक 60,000 प्लस लोगों ने गिरफ्तारी दी, अपनी गिरफ्तारी दे दी 60,000 प्लस लोगों ने। 18,000 प्लस लोग ऐसे थे जो भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बना लिए गए। 18,000 प्लस लोग ऐसे थे भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाए गए। और भाई साहब, इसके अलावा 940 लोग सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मारे गए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 940 लोग मारे गए और 1600 प्लस लोग घायल हो गए। जबकि वास्तविकता इससे अधिक भयावह थी। अधिक भयानक थी। क्यों भयानक थी? क्योंकि ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े थे। तुम्हारी नस नस में समा गया होगा आज ये आंदोलन। भूलोगे नहीं, जीवन भर इसको एक बार रिवाइज करने पे सब याद आएगा। लिखो जल्दी।
इंडिया के खून में उबाल आ गया, बहुत बढ़िया। ये आंकड़े तो मैंने 31 दिसंबर तक के बताए आपको, लेकिन आपको मैं बताऊं 31 अगस्त को ही 31 अगस्त को ही, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अब बच्चा पूछ रहा है कि सर संजीवनी बैच में कम नहीं होगा क्या? अब एक बात बताओ, उसकी 999 फीस है, उसमें पेपर वन भी दे दिया, एस्ट्रोग्राफी भी दे दी, टेस्ट सीरीज भी दे दी, सब कुछ दे दिया, अभी डिस्काउंट और दो। समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या है। तो ये कहानी तो मैंने आपको 31 दिसंबर तक के आंकड़े बताए सरकारी। आंदोलन को निर्दयता के साथ कुचल दिया गया था। बीच में 31 अगस्त को वायसराय ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के शब्द कुछ ऐसे थे कि मैं यहाँ एक ऐसे विद्रोह का सामना कर रहा हूं जो 1857 के बाद अब तक का सबसे भयानक विद्रोह है। तो सिचुएशंस तो बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, वो सब क्रम वाइज आपके पास आएगा। 31 अगस्त को ही वायसराय ने चर्चिल को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं 1857 के बाद कि मैं यहां एक ऐसे विद्रोह का सामना कर रहा हूं जो 1857 के बाद अब तक का सबसे भयावह है। अब तक का सबसे भयावह विद्रोह है या भयानक विद्रोह है। जबकि कांग्रेस ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से अपने ऊपर नहीं ली। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कह दिया कि, और अपने जवाब में कहा इसके लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। ठीक है ना? यानी आपने देखा होगा कोई आतंकवादी हमला होता है तो कोई आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी लेता है कि भाई वो वहां बम विस्फोट हुआ, वहां इतने लोग मरे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो कांग्रेस ने ही पैदा किया आंदोलन, कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस ने आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। और क्या किया?
कांग्रेस ने मना करते हुए कि भैया इसकी जिम्मेदार हम नहीं है, इसकी जिम्मेदार तो कौन है, गवर्नमेंट है। इसकी जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हम नहीं है इसकी जिम्मेदार। अब सिचुएशंस क्या थी, सब अलग अलग जेलों में बंद थे। अगस्त में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सोचिए, दिवाली का समय आया। दिवाली देश का राष्ट्रीय त्योहार है और वो आज से नहीं कब से मनाया जा रहा है। दीपावली का दिन था, दिवाली के आसपास का समय था। सारे नेता अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी प्लानिंग में पड़े थे। गांधी जी अनशन पे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी, टाइम का सदुपयोग कर लिया। आदि 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 सब व्यस्त थे। महादेव देसाई और वो कस्तूरबा गांधी मरी चुकी थी। अब एक व्यक्ति बचा, कौन? अभी हमने जिसकी बात की थी, जयप्रकाश नारायण। ये हजारीबाग जेल में थे और जब तक आंदोलन शांत था, अपने वे में आगे बढ़ रहा था, तब तक जयप्रकाश नारायण भी शांत थे और मतलब अपने अंदाजे में जेल में पड़े हुए थे। कहीं किसी से कोई इनको वैर भाव नहीं था। लेकिन जैसे ही आंदोलन धीरे धीरे हिंसाग्रस्त हुआ, तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, 5 साथियों को लेकर के जेल से दीवार फांद करके भाग गए। और दीवार फांद करके इन्होंने क्या किया, आजाद नामक एक दस्ते का गठन किया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखना चाहोगे इसको या नहीं लिखना चाहोगे? 1.5 घंटा तो हो गया आपको। और बताओ, और पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? चलो कोई बात नहीं, इनको लिख देते हैं। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में थे। डायरेक्टली लिखेंगे शॉर्ट में। जब आंदोलन हिंसाग्रस्त हुआ, तो जयप्रकाश नारायण पांच साथियों सहित जेल से दीवार कूदकर फरार हो गए और बाहर आकर इन्होंने आजाद नामक एक दल बनाया। आजाद नामक, अरे मेरे बस की बात नहीं है इतना। प्रीति कह रहे हैं, सर आपने बताया नहीं कि जिसने कोर्स अभी परचेज किया है वो कवर करें, कैसे कवर करें प्लीज। तो अब इस क्लास में थोड़ी बताऊंगा बेटा इसको। ये तो आपकी टाइमिंग क्या है, आपके पास कितना वक्त होता है पढ़ने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ देखो, सोनम को तो चिंता है कि सर गले का थोड़ा ख्याल रखिएगा। 11 नवंबर 1942 दिवाली की रात को भागे थे ये। दिवाली की रात्रि को भागे थे, ऐसा लिख लो इसमें।
जयप्रकाश नारायण जैसे ही जेल से भागे, बाहर पहले से इनके लिए मोटर कार उपलब्ध थी। उस टाइम पर मोटर कार ही कहते थे, इसलिए मोटर कार लिख दिया मैंने। ठीक है ना। तो फिर ये इस मोटर कार में बैठ करके क्या हुआ, मोटर से फरार हुए, फिर पैदल गए और रांची पहुंचे, और रांची से ये बंबई पहुंच गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। और बंबई पहुंच करके इन्होंने क्या किया, यहां आकर समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है। समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर के इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया, 1943 में इन्होंने नेपाल की तराई में एक राष्ट्रीय सेना तैयार की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, अंडरलाइन कर लेना। और जब ये अपनी इस राष्ट्रीय सेना को नेपाल की तराई में जाकर के रेडी कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तभी इनके कई साथी पकड़ लिए गए इनके साथ, और इनको फिर से जेल में बंद कर दिया। दोबारा अरेस्ट हो गया। लिखिए, फिर स्लाइड चेंज करेंगे। सेना तैयार की, लेकिन ये अपने साथियों सहित फिर से गिरफ्तार हो गए। दिमाग में सीन आना चाहिए आपके कि फिर से पकड़ लिए गए। जैसे ही ये अपने साथियों सहित फिर से गिरफ्तार हुए, तो क्या हुआ भाई साहब, इनके समर्थकों ने जेल पर बाहर से और चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। जेल पर और बाहर से चारों तरफ से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है ना। और एक बार फिर जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया के साथ इस जेल से फरार होने में सफल रहे। समर्थकों ने छुड़ा लिया। कैसी बातें कर रही हो आप गीता?
टेलीफोन उस समय था इनके पास। ऐसा नहीं था कि टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन का आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था। अंग्रेजों के पास सुविधाएं थी, और इसके अलावा गाड़ी तो बहुत पहले आ चुकी थी, कार तो आ ही चुकी थी। आप इंडिया में ही रहते हो या कहीं बाहर रहते हो, ये बताओ। ऐसी बातें क्यों करते हो आप लोग? लॉजिकली क्वेश्चन किया करो, मुझे हंसी आती है कई बार आपके प्रश्न पे। सर उस टाइम तो फोन नहीं था, पर मोटर कैसे लाए होंगे? सारी व्यवस्थाएं थी, क्यों नहीं थी? आम आदमी के बस में नहीं थी। अभी क्या है कि कचरा हो रखा है सारी चीजों का। अभी क्या है कि एक एक आदमी के पास दो दो कार होती हैं, दो दो तीन तीन मोबाइल फोन होते हैं, वो एक अलग चीज होती है। तो ये दोबारा से जेल से फरार होने में सफल हो गए, ठीक है ना? नहीं, सबके पास सुविधाएं थी, मतलब ऐसे फोन नहीं थे, वो तो गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिलती थी इनको। ऐसा थोड़ी था कि जेल में डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस पे बात हो गई उनकी। ऐसा नहीं था, वो तो उनको सूचना मिली थी गुप्तचरों के द्वारा। समय 15 जून और 1945। इस समय तक क्या हुआ था? लगभग कांग्रेसी नेता जेल में रहे, और साथ ही क्या हुआ, कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी और प्रांतीय कांग्रेस, इन सब को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इन सब को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। जल्दी से लिख लो। आगे बढ़े। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव, इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास और बंबई में पड़ा था। और बंबई पर पड़ा था। एक सेकंड भाई, राजकमल सर का फोन आ रहा है, उठा लेने दो। ये तो डेट मैंने बेटा 1945 की वो बताई है, जो अंतिम तक कांग्रेसी लोग यहां तक जेल में रहते, यहाँ के बाद कोई नहीं रहा था फिर इस आंदोलन से संबंधित नेता। ये नहीं लिखा है कि मैंने कौन कब रिहा हुआ था। ठीक है ना? वही बताया मैंने आपको।
यस। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास और बंबई पर पड़ा था। ठीक है ना। इस आंदोलन में बंबई, अहमदाबाद, और जमशेदपुर, इन जगहों पर क्या हुआ था, मजदूरों की लंबी हड़तालें चली थी। मजदूरों की लंबी हड़तालें चली थी। अहमदाबाद की कपड़ा मिल में लगातार 3 महीने हड़ताल रही। इसे भारत का स्टालिनग्राद कहा गया है। लिख लो फटाफट। अब आज के लिए इतना रख लेते हैं। मेरे हिसाब से समय 2 बजने को जा रहा है। 2 घंटे के आसपास आपकी क्लास हो गई, और आई होप कि आपने सेशन को काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो नेता गिरफ्तारी से बच गए थे, जिनमें अब राम मनोहर लोहिया थे, या अरुणा आसफ अली, या ऊषा मेहता, या कुछ और लोग थे, इन्होंने भूमिगत रेडियो संचालित किया था। ठीक है ना। भूमिगत रेडियो संचालित किया। कैसे भूमिगत रेडियो, मुंबई और नासिक उसके सेंटर थे, और कैसे ये आगे बढ़ा, सारी चीजें जो हैं हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। हाँ, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ गई है। तो फाइनली, जितने संजीवनी बैच वाले आज इसमें क्लास कर रहे हैं ना, आप ऐसी बेहतरीन क्लासेस को मिस कर रहे हो। आपके लिए इसीलिए डेमो किया था। आप सब आ जाओ। नया बैच, आचार्य बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ 2-1 दिन में ही लॉन्च करूंगा। बेहतरीन बैच है। उस बैच में आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ने के लिए मिलेगा इस बार। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए, सीखिए, और बहुत बढ़िया तरीके से शांत रहिए, मतलब पढ़िएगा। हाँ बताइए। नहीं, मैं गया नहीं। ये जो आप पूछ रहे हो ना, स्टालिनग्राद, ये क्या एक युद्ध हुआ था? ये यूरोप में एक युद्ध हुआ था, स्टालिनग्राद का युद्ध, तो इसलिए इसको ये कहा गया था। एक इतिहासकार थे, राष्ट्रवादी, मेरा नाम उनका मतलब जो है स्लिप हो रहा है, स्टालिनग्राद उन्होंने कहा था इसको। तो ये रहेगा। राजस्थान हिस्ट्री वाले सर बोले थे कि उनके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो वहां गए हुए हैं।
आएंगे तो क्लास करेंगे, अभी उनका कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं। इससे बढ़िया है कि मेरी इंडियन हिस्ट्री समाप्त हो रही है, मैं राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर लूंगा। मुझसे आप पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ोगे वो अलग बात है। हाँ, तुम कहाँ रहोगी? संजीवनी बैच में ही रहोगी? क्या दिक्कत है तुम्हारे इसमें? द्रोणाचार्य में नहीं हो क्या तुम? क्लास नहीं लेती हो आजकल, पता ही नहीं चलता कहाँ रहती हो। बिल्कुल दे सकते हैं, सारे एग्जाम दे सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे रात्रि 9 बजे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।